मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो रोज ही चुनाव के मूड में रहती है। लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत की चौंकाने वाली बातें। रोज ही चुनाव की दृष्टि से काम करती है। यार उत्तराखंड आंदोलन क्या, मेरे पीठ पे आज भी निशान होंगे। आगे लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत क्यों बोले मेरे पीठ में अब भी निशान बाकी। जूतों से पीएससी की मार के मैं हमको एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार जेल गया। उन लोगों ने संघर्ष किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन खाली कुछ लोग खाली नेतागिरी करने के लिए, खाली चुनाव लड़ने के लिए अगर यहाँ पर आ रहे हैं। लैंसडाउन विधायक बोले बाहर रहकर जय पहाड़ी ना बोले। बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी, अरे बनाते जय पहाड़ी। आपकी क्या इच्छा है कि कोटद्वार विधानसभा को आने वाले समय में आप लड़ सकते? रिपोर्टर ने पूछ लिया क्या कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरी इच्छा तो जनता की सेवा करना है, चाहे कहीं की भी जनता। बोले कोटद्वार विधानसभा में मेरे क्षेत्र के ही लोग रहते हैं और मैं समझता हूँ कोटद्वार तो लगभग मेरे क्षेत्र का 60% क्षेत्र जो है मेरे क्षेत्र के लोगों का, जेरी खाल के हैं, लिखनी खाल के हैं, हमारे नैनीडांडा के लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए सेवा तो कहीं भी की जा सकती है। वर्तमान में जो है कोटद्वार की विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण और कहीं ना कहीं मां शक्ति का मान भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, विधानसभा स्पीकर हुए हैं। कैसे लेते हैं उनके पिछले 4 साल के कार्यकाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोलना बहुत सरल काम है कि विकास कभी पूरा नहीं होता। विकास तो भूख की तरह है, रात को कितना भी खाना खा लो, सुबह लेके आपको भूख लगेगी। बोले लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे विकास है जहां आज अभी लोग सड़क मांग रहे हैं, वहां की बात पक्की मांगते हैं, ऑटो मिक्स नहीं मांगते हैं। फिर वहां आदमी धीरे धीरे आएगा, लोग बोलेंगे कि साहब मेट्रो ट्रेन ले आओ। तो ये तो चलता रहता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग को ये गलत फहमी हो गई है कि केवल हमारे दल ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया। एक वक्तव्य सामने आया कि लोग जो है दिल्ली में है, बुराड़ी में है और कह रहे हैं जय पहाड़ी कि जो अब नए इस समय उत्तराखंड के बड़े हितकारी बन रहे हैं, उनके शायद पिताजी ने, उनके शायद दादाजी ने, उनके शायद परिवारजनों, बहुत कम लोग होंगे जिनके परिवारजनों ने संघर्ष किया होगा। बोले हम जेल गए, डिग्रियां फूकी, बर्बाद हुए। हम लोगों ने 10-10 दिन, 11-11 दिन जेल खाई, अपनी नौकरियों की डिग्रियां फूकी और उत्तराखंड आंदोलन में जेल रहे। उस समय ये भी आशा नहीं थी कि उत्तराखंड बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन हमने अपना भविष्य चौपट किया। क्या अगला पड़ाव आपका हो सकता है? कोटद्वार विधानसभा लड़ सकते हैं? देखिए, कोटद्वार विधानसभा में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि कोटद्वार को मैदानी क्षेत्र मानते हैं। बोले कोटद्वार देहरादून पहाड़ी क्षेत्र है। कोटद्वार तो लगभग मेरी समझ से कोटद्वार और देहरादून तो मेरी समझ से 100% पहाड़ी क्षेत्र है। बाल बच्चा नोएडा, दिल्ली और बुराड़ी, अरे बनाते जय पहाड़ी। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाए। सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज मैं पहुंचा हूं उस धाम पे जो कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध सिद्धबली धाम के इस मंदिर परिसर में पहुंचा हूं। उसके जो महंत श्रीमान दिलीप रावत वो मेरे सामने हैं और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से विकास के कार्यों को लेकर वो लगातार अग्रसर भी रहते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव। सर देखिए, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों में आज बात होगी। पहला जो है एक रोचक तथ्य जो सामने निकल के आया कि लोग जो है वो बाहर के शहरों में हैं और वो लगातार उत्तराखंड के विकास की बातें कर रहे हैं, पहाड़ को बचाने की बात कर रहे हैं। और आपका जिस तरह से एक वक्तव्य सामने आया कि लोग जो हैं दिल्ली में है, बुराड़ी में है और कह रहे हैं जय पहाड़ी, क्या दिमाग में है? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, वर्तमान में SIR चल रहा है और जनसंख्या गणना हो रही है। और क्योंकि विकास कार्य का मापदंड जो है वो सबका सब जो है जनसंख्या आधार होता है, और अगर जनसंख्या नहीं रहेगी तो विकास कार्यों के लिए पैसा आवंटित उसी के रेशों में मिलता है, इसलिए कम मिलेगा। तो इसलिए जो है पहाड़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने ये कहा कि अगर आप पहाड़ की बात कर रहे हो तो भैया कम से कम अपने परिवार के लोगों को कम से कम उत्तराखंड तो लाओ। मेरा उत्तराखंड से मतलब है कि उत्तराखंड में लाओ, उसमें बहुत सारे जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खाली नारों से ही उत्तराखंड का भला नहीं होने वाला। और दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग को ये गलत फहमी हो गई है कि केवल हमारे दल ने ही उत्तराखंड राज्य बनाया। मैं स्वयं बता दूं कि जो अब नए इस समय उत्तराखंड के बड़े हितकारी बन रहे हैं, उनके शायद पिताजी ने, उनके शायद दादाजी ने, उनके शायद परिवारजनों, बहुत कम लोग होंगे जिनके परिवारजनों ने संघर्ष किया होगा। हम लोगों ने 10-10 दिन, 11-11 दिन जेल खाई, अपनी नौकरियों की डिग्रियां फूकी और उत्तराखंड आंदोलन में जेल रहे। उस समय ये भी आशा नहीं थी कि उत्तराखंड बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन हमने अपना भविष्य चौपट किया। ये तो सौभाग्य था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से लोगों की जो आकांक्षाएं थी उससे हमको हमारा राज्य बन गया।
और आज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये पता नहीं है कि संघर्ष के बाद बना है। इसलिए हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि खाली भाषणों से बात नहीं होगी। हमारे जितने लोग, ये बाहर के लोग यहाँ पर अगर एक पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, उनसे ये निवेदन है कि पहले कम से कम अपने नाते रिश्तेदार भाई बंधुओं को तो घर लाओ, अपने परिवार के लोगों को तो घर लाओ। अब घर लाओगे तो वास्तव में हम लोग ये बचा पाएंगे पहाड़ को, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोजगार के लिए बाहर मत जाओ, ये मत जाओ, पर मेरा कम से कम उन लोगों से निवेदन है जो लोग रिटायर्ड हो गए, तो कम से कम जिसे हिमाचल में कल्चर है कि वहाँ जब कोई रिटायर होता है तो वो ये सोचता है कि मैं कब रिटायर होऊंगा, कब मैं अपने गांव जाऊंगा, कब बगीचा लगाऊंगा। हमारे यहाँ इस प्रकार का कल्चर पैदा नहीं हुआ, तो हम लोगों का ये कल्चर होना चाहिए कि ये संस्कृति होनी चाहिए कि जब भी हम रिटायर हो जाएं या हम अपने कार्य से हम जरा फारिग हो जाएं तो हम तुरंत जो है अपने घर बार को संभालें, अपने गांव करें, तो दोनों चीज होगा। हम प्लेन मैदान का में जो नौकरी चाकरी वो भी होगी और गांव भी हमारा बसा रहेगा। तो ये मेरा कहने का मंतव्य है। लेकिन खाली कुछ लोग खाली नेतागिरी करने के लिए, खाली चुनाव लड़ने के लिए अगर यहाँ पर आ रहे हैं और जय पहाड़ी का नारा लगा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं को पीड़ा है, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। मैंने बहुत सारा संघर्ष किया, मैंने अपनी लाइफ खराब करी है इसमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुमने क्या किया, हम बखान नहीं करना चाहते, और हमने एहसान नहीं किया ये उत्तराखंड पे। ये हमने यहाँ उत्तराखंड आंदोलन किया, मेरे को अब मेरे पीठ पे आज भी निशान होंगे जूतों से पीएससी की मार के। मैं हमको एक बार नहीं बल्कि 3 बार जेल गए हम। तो मेरा ये है कि उन लोगों, वो हमारे प्रश्न वो पूछ रहे हैं जिन्होंने संघर्ष ही नहीं किया इस प्रदेश के लिए। और आज दुर्भाग्य इस बात की है कि मैं देख रहा हूँ कि जो पुराने उत्तराखंड क्रांति दल में जो लोग थे आज वो तो पीछे हो गए हैं। उनको नए लोग आए उन्होंने पूछा नहीं कि तुमने क्या संघर्ष किया, क्या नहीं किया। उन लोगों ने संघर्ष किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उत्तराखंड संघर्ष समिति के बैनर पे ही हम सब लोगों ने आंदोलन किए थे। सारे कर्मचारियों ने किए थे, स्टूडेंटों ने किए थे। मैं तो स्टूडेंट था उस समय, लेकिन हम जेल में गए। 2-3 बार जेल जाने का मतलब ये है कि भविष्य खराब करना। तो ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमसे प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये दुर्भाग्य, हम कह रहे हैं वास्तविकता है। तो अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को यहाँ शिफ्ट करिए, और कम से कम अगर आप फिजिकली नहीं आए तो डॉक्यूमेंटली आप यहाँ पर आइए, दस्तावेजों के साथ आइए, आधार कार्ड बनाइए, एसआर में नाम चढ़ाइए, तो पहाड़ बचा रहेगा। सर, लैंसडौन के आप विधायक भी हैं और तीसरी मर्तबा आप जो विधायक के उसमें आए हैं। लैंसडौन का नाम बदलने की कवायद बड़ी तेजी से हो रही है। आपने खिलाफत भी करी है, कहीं ना कहीं आपने इस्तीफा देने की मांग भी करी है कि अगर इस तरह से अगर नाम बदला जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं इस्तीफा भी दे दूंगा। कैसे लेते हैं, लैंसडौन का नाम बदलना चाहिए या नहीं? देखिए, लैंसडौन का नाम बदलने का मैं तो उचित नहीं मानता। तो इसलिए नहीं मानता कि लैंसडौन एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का एक पर्यटक क्षेत्र हो गया। इसकी छवि जो है, लैंसडौन नाम अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय छवि बनती है इसमें। और क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ पे एक नया डेस्टिनेशन यहाँ पर जो है पनपा है, यहाँ पर नया गंतव्य बना है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने बहुत सारे काम भी कर दिए हैं। वहाँ पे झील बना रहे हैं, एक हम वहाँ पे साहसिक कार्यों के लिए पार्क बना रहे हैं, बहुत वाटरफॉल बना रहे हैं। तो उसको प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ के वहाँ पे लोगों को एक पर्यटन में अच्छा जगह मिल जाए। लेकिन अगर हम नाम बदलते हैं तो दोबारा से हमें फिर सारी ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लोगों के जुबान पे चढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आज भावनाओं पे नहीं बल्कि संभावनाओं पे जो है ज़्यादा बात करनी चाहिए। सर, लैंसडौन के बाद कहीं ना कहीं एक राजनीति को आगे भी आप कहीं देखना चाहेंगे क्या? कोटद्वार विधानसभा क्या अगला पड़ाव आपका हो सकता है? कोटद्वार विधानसभा में लड़ सकते हैं? देखिए, कोटद्वार विधानसभा में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि कोटद्वार को मैदानी क्षेत्र मानते हैं। कोटद्वार तो लगभग मेरी समझ से कोटद्वार और देहरादून तो मेरी समझ से 100% पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल सीमित जगह है कोटद्वार में, कुछ 100 बीघा जमीन है और छोटी विधानसभा है यहाँ। ये पहले कभी मेरे फादर या कोई पुराने लोग जब लड़ते थे चुनाव, तब ये लैंसडौन का एक पार्ट था, लैंसडौन विधानसभा का। और उत्तराखंड बनने के बाद इसके 3 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़े कि अगर पार्ट अलग हो गया तो उसकी जो आत्मा बदल गई, उसका स्वरूप बदल गया। तो मेरा कहना है कि इसलिए हमारी सीट रही है पहले से लैंसडौन, तो उसका ये हिस्सा रहा है। और पार्टी हमारे यहाँ डिसाइड करती है कौन आदमी कहाँ पर क्या रोल अदा करेगा, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। ये सारी हमारी, क्योंकि हम तो पार्टी तो अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसी आधार पर निर्णय होते हैं और पार्टी हमारे निर्णय करती है। जहाँ पार्टी कहेगी हम तो वहीं लड़ाई लड़ेंगे, और बोलेगी कल घर बैठ जाओ तो हम घर बैठ जाएंगे। नहीं, आपकी क्या इच्छा है कि कोटद्वार विधानसभा को आने वाले समय में आप लड़ सकते हैं? देखिए, मेरी इच्छा तो जनता की सेवा करना है, चाहे कहीं की भी जनता हो। और मैं समझता हूँ कोटद्वार तो लगभग मेरे क्षेत्र का 60% क्षेत्र जो है मेरे क्षेत्र के लोगों का, जेरी खाल के हैं, निकनी खाल के हैं, हमारे नैनी डांडा के लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसलिए सेवा तो कहीं भी की जा सकती है।
और बिना राजनीति की भी की जा सकती है। तो मुझे ज्यादा राजनीति से ही नहीं है कि राजनीति करेंगे तभी हम सेवा करेंगे, हमें पार्टी मौका देगी तो सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरी तरीके से सेवा करेंगे। अब वर्तमान में जो है कोटद्वार की विधायक श्रीमती रितु खन्ना भूषण है और कहीं ना कहीं उन्हें मां शक्ति का मान भी बढ़ा है, सम्मान भी बढ़ा है, विधानसभा स्पीकर हुए हैं। कैसे लेते हैं उनके पिछले 4 साल के कार्यकाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोलना बहुत सरल काम है और मैं समझता हूं कि रितु खन्ना ने बहुत मेहनत करी है अकेले, क्योंकि उनके लिए नया क्षेत्र था, इसको समझने के लिए भी 1-1.5-2 साल चाहिए थे। उन्होंने इसको समझा और अब जब बखूबी वो समझ गई हैं और बहुत सारी चीजें अभी भी रहेंगी। देखिए, विकास कभी पूरा नहीं होता, विकास तो भूख की तरह है, रात को कितना भी खाना खा लो, सुबह लेके आपको भूख लगेगी। ऐसे विकास है जहां आज अभी लोग सड़क मांग रहे हैं, वहां अगली बार पक्के मांगते हैं तो फिर ऑटो मिक्स नहीं मांगते हैं, फिर वहां आदमी धीरे धीरे आएगा, लोग बोलेंगे कि साहब मेट्रो ट्रेन ले आओ। तो ये तो चलता रहता है विकास का काम पर पहिया, इसलिए। लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम किया। अभी जो कंडी रोड में भले आधा अधूरा निर्णय आया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा प्रयास है कि कोर्ट ने ये सहमति दे दी कि इसको पक्का बनाने का काम, अभी उस पर भी जरूरत है बहुत सारे काम करने की। तो मैं समझता हूँ सेंट्रल स्कूल वो लाए हैं, यहाँ पे सड़कें भी बनाई हैं उन्होंने, तो इसलिए ऐसा नहीं है, काम किया है। लेकिन क्योंकि अब वो अच्छी तरह से क्षेत्र को जान गई है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से काम को करेंगे। सर आखिरी सवाल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे संग लैंसडौन विधायक जो हैं दिलीप रावत मैन मुझसे जुड़ चुके हैं, लगातार विकास को लेकर कहीं ना कहीं वो अग्रसर भी रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, 2027 का चुनाव बहुत ही नजदीक है, चुनावी वर्ष है, कैसे लेते हैं चुनाव की जो जितनी भी योजनाएं होंगी भारतीय जनता पार्टी की, आप क्या उसमें अपनी क्या भूमिका दर्ज करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो रोज ही चुनाव के मूड में रहती है, रोज ही चुनाव की दृष्टि से काम करती है और जनता की सेवा करती है, और इसलिए हमारे कठिनाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है, ये आप विश्वास करिए। और कांग्रेस हमारे सामने कहीं नहीं है, और इसलिए और कोई दल तो है ही नहीं। कांग्रेस हमारे से मुकाबले में आएगी, लेकिन बहुत पीछे है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।